तो आज आपके पास ये सेट नंबर कौन सा है? 79 ना? ठीक है, 79 और उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ आज का पेपर कैसे हुआ है? अच्छा हुआ होगा, है ना? और बाकी पेपर की तुलना में ये थोड़ा सा लगा आपको ठीक ठाक पेपर था या थोड़ा इजी पेपर था? क्या लगता है, 40 में से 40 नंबर है? हाँ, तो 40 में से कितना कितना उम्मीद कर रहे हैं आप कि कम से कम उत्तराखंड वाले सेक्शन में इतने मार्क्स आने चाहिए, है ना? जीएस में तो चलो जैसा भी होगा, पर उत्तराखंड वाला सेक्शन थोड़ा ठीक था, है ना? इजी टू मॉडरेट लेवल वाला है, तो कम से कम इस वाले पेपर में 35 नंबर तो आने चाहिए ना? हाँ, चलो कोई नहीं, 35 नहीं तो कम से कम 30 तो आने चाहिए। ठीक, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो एक एक करके चेक करिए अब कि आपके उत्तराखंड वाले सेक्शन में कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कम भी आ जाए तो ज़्यादा निराश नहीं होना है। धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, इम्प्रूव होती है। राइट, और चलिए जी, बाकी ऑनलाइन वाला भी अपने स्कोर बताते रहो। एक है कोई स्टूडेंट, शायद दीपक बिस्ट कुछ ऐसे हैं, पिथौरागढ़ से है वो हमेशा लिखते हैं कि उनका स्कोर क्या रह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है आप वो स्कोर लिखते हैं, है ना? आप हमेशा इसका मतलब क्लास को डेडिकेट होके पढ़ रहे हो। काफ़ी सारे बच्चे और भी हैं जो पढ़ते रहते हैं लगातार, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं दूर से, तो दूर से भी आपको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप चेक करते रहो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कॉपी में लिखते रहो कि भाई आज उत्तराखंड का ये सेक्शन था, ये जीएस का ये वाला सेक्शन था, और इस वाले सेक्शन में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, है ना? तो पूरी वीडियो तो मिल ही रही है यूट्यूब में। अब चाहे किसी के पास सेट नहीं है, लेकिन वो एक एक क्वेश्चन करके चेक करके देख सकता है। जब तक मैं आंसर बताता तब तक आप उसका आंसर कर दो। ठीक है, चलिए जी। तो बाकी ऑनलाइन वाले जो लोग अपने मार्क्स बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे बहुत अच्छा क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए, तो आज बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सी है ये नई योजना है? योजना का नाम है मुख्य सेवक संवाद योजना। कौन सी योजना है? मुख्य सेवक संवाद योजना है। तो अभी इसी साल यानी कि 2025 में ही इसी योजना की शुरुआत हुई है। और इसमें देखो अभी तक क्या है, देखो क्या होता है, होता ये है कि सरकार कोई भी योजना लागू लागू कर रही है तो उसको जमीन पे क्रियान्वित करने का कार्य किसका है? किसका है कार्य? सरकार योजना लेके आई, और अगर अब उसको धरातल पे लागू करने तो किसका काम है? किसका काम है? सीधे मुख्यमंत्री आएंगे वहां सड़क बनाने, हैं? क्या लगता है किसका कार्य है? अरे विभागों का कार्य है ना, जो जमीनी स्तर के जो आपके अधिकारी हैं, तो विभिन्न विभागों के माध्यम से जो है जमीन पे ये कार्य करवाए जाते हैं। अब देखो ये कार्य जमीन पे हुआ या नहीं हुआ, ये ऊपर मुख्यमंत्री या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है उनको पता कैसे चलेगा? कैसे चलता उनको पता बताओ, कैसे पता चलता है वैसे? क्या लगता है आपको, कैसे पता चलता होगा? किसके माध्यम से पता चलता होगा? भाई रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता होगा ना। नीचे लेवल के जो अधिकारी रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई धरातल पे ये काम हुआ है, ये हुआ है, यहाँ पे ये क्या है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री हर जगह देख के जाएगा। कहीं पे अगर एक तालाब बना हो वहां भी जाएगा, कहीं पे एक छोटा सा पुल बना हो वहां भी जाएगा, हर जगह तो नहीं जा सकता ना, संभव है ही नहीं। तो फिर अधिकारी क्या करते, वही रिपोर्ट तैयार करके कि ये बनाया, ये मटेरियल है, ये एस्टिमेट है, ये उसका वो है, सारी चीजें रिपोर्ट या उसका ड्राफ्ट तैयार करके ऊपर भेजते हैं, है ना? तो देखो कागजों में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कागजों में क्या है, चीजें ऐसा लगता है कि सब कुछ तैयार है, लेकिन क्या हकीकत में जमीन में कार्य हुआ है, उसका जायजा भी तो लेना पड़ेगा। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट जनता के साथ क्या कर दो, संवाद कर दो। क्योंकि जनता के साथ जब आप डायरेक्ट संवाद करेंगे तो भाई जनता झूठ तो नहीं बोलेगी ना, क्योंकि कार्य तो जनता के लिए हो रही है, आम जनमानस के लिए हो रहा है, आम नागरिक के लिए हो रहा है। तो अगर आम नागरिक के लिए हो रहा है, तो अगर काम ठीक से नहीं हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसकी क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो मुख्यमंत्री ने क्या सोचा, ये काम करते हैं, डायरेक्ट में कॉल लगाऊंगा, डायरेक्ट जनता से क्या करूंगा, संवाद करो। हाँ जी, आपके गांव में ये वाली परियोजना आई थी तो उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसकी स्थिति है? अगर गांव वाला ये बोलते थे सरकार कुछ नहीं हो रहा है ना, अधिकारी बस ऐसे टाल पे टाल टाल मटोल कर रहे हैं, है ना, काम हुआ था उस पर ठीक से रोड़ी नहीं लगी, बजरी ठीक से नहीं लगी, है ना, और उसमें सीमेंट ठीक से नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सीएम से क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं।
ठीक है, तो यही क्या है, मुख्य सेवक संवाद योजना है। ठीक है, और ये आपकी कब आती है, इसी साल 2025 में है। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा देखो सरकार ने इसी साल या पिछले साल कुछ और योजना भी लेके आई। जैसे इसी साल एक और योजना कौन लेके आई थी, कौन सी योजना थी वो, कौन सी योजना थी इसी साल, हाँ, मुख्यमंत्री सारथी योजना, सीएम सारथी योजना। और सीएम सारथी योजना जो है ये भी आपकी कब आती है, 2025 में ही आती है। जब क्या था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, है ना। कब आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को आता है। तो 8 मार्च 2025 को सीएम के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं, है ना, या कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आर्थिक सशक्तिकरण करना है। तो इसलिए ऐसी महिलाओं को, अगर वो चाहती हैं तो ऐसी महिलाओं को क्या सिखाया जाएगा, ड्राइविंग सिखाई जाएगी। और उनको क्या किया, सब्सिडी में जो है वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। ठीक है, जिससे वो अपना क्या कर सकती है, स्वरोजगार पैदा कर सकती है। ठीक, तो एक तो सीएम सारथी योजना हो गया। इसके अलावा कुछ योजना, जैसे सीएम नमक पोषण योजना, पिछले साल ही आई थी, सीएम नमक पोषण योजना, सीएम नमक पोषण योजना। और यह योजना आपकी कब शुरू हुई, हाँ कब हुई, 6 जुलाई 2024, 6 जुलाई 2024 में यह योजना शुरू हुई। और इस योजना के तहत, है ना, राशन के माध्यम से, जैसे राशन आपने देखा होगा कि राशन में कई बार नमक के पैकेट भी मिलते हैं ना, मिलते हैं ना, हाँ, तो ये जो नमक के पैकेट मिल रहा है वो इसी योजना के तहत है। यहाँ पे सरकार क्या करती है, जो आयोडाइज्ड नमक है उस नमक को क्या करती है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में क्या करती है, उपलब्ध कराती है। जैसे भी मान लो नमक का एक पैकेट अभी 30 रुपए किलो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना, लगभग 30 रुपए किलो, तो सरकार कितने में उपलब्ध करा रही है आपको, 8 रुपए में, 7 रुपए में। और 8 या 7 रुपए तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना, कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है, चलो जी। तो इस योजना के तहत नमक का क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। ठीक, चलो। इसके अलावा पिछले ही साल एक और योजना आई थी जिसका नाम था लैब ऑन व्हील्स, सीएम लैब ऑन व्हील्स, सीएम लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना, मोबाइल साइंस लैब परियोजना, लैब परियोजना। ठीक है, तो ये परियोजना भी आपकी कब आती है, 2024 में आती है। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, और दूसरा प्रश्न है हमारे पास, जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां पर स्थापित किया जा रहा है, कहां पे, हरिद्वार में। अच्छा जी, हाँ, चलो जी बताओ, ऑनलाइन वाले भी तब तक भाई आंसर करो इसका, है ना, ताकि आप भी इवैल्यूएट कर पाए कि आपका कौन सा आंसर होगा, कौन सा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो पहला ऑप्शन है चमोली, हल्द्वानी, उत्तरकाशी और रानीखेत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी इज द राइट आंसर। उत्तरकाशी के हरसिल क्षेत्र में जो है, हरसिल में जो है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। अब यहाँ पे बात यह है कि अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है क्या, तो जो अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है, नाम से पता चल रहा होगा, अष्टवर्ग यानी जो भी होगा भाई 8 चीजें होंगी, है ना। तो यहाँ पे हिमालय की जो 8 दुर्लभ प्रजातियां हैं, अब प्रजातियां कौन सी, जड़ी बूटी की, तो हिमालय की जो 8 दुर्लभ जड़ी बूटी है उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए इस केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है, इस केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो हिमालय क्षेत्र की 8 दुर्लभ जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उत्तरकाशी के हरसिल घाटी में अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्योंकि सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट है, इसीलिए ऐसा भी पूछ सकता है कि उन अष्टवर्ग जो जड़ी बूटी है, उन अष्टवर्ग जड़ी बूटियों में से कौन सी जड़ी बूटी शामिल है। अगर प्रश्न थोड़ा अच्छा बनाए करंट अफेयर में तो ये वाला प्रश्न भी आ जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो 8 जड़ी बूटी इसमें शामिल की गई है, तो ये 8 जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं,
8 जड़ी बूटियां। तो ये 8 जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में याद रखोगे। एक है मेदा, मेदा हो गया। दूसरा है महामेदा, मेदा है। दूसरा कौन सा है, महामेदा। पहला मेदा हो गया और दूसरा आपका महामेदा हो गया। तीसरा है काकोली, तीसरा कौन सा है, काकोली, काकोली। और चौथा है बीर काकोली, बीर काकोली। याद रखना भी आसान है ना, ठीक है। हाँ, याद रखना भी आसान है। देखो, मेदा और महामेदा, काकोली और बीर काकोली। और इसके बाद अगला है आपका कौन सा, तो एक है रिद्धि और दूसरा है वृद्धि। देखो कितना बढ़िया है, रिद्धि और दूसरा कौन सा है, वृद्धि। तो कितनी हुई आपके पास, 6 होगी। मेदा, महामेदा, काकोली, बीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। और लास्ट 2 जो हैं वो है आपके ऋषभक और जीवक। ऋषभक, ऋषभक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, जीवक हो जाएगा। ऋषभक एवं जीवक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 जड़ी बूटियां हैं, मेदा, महामेदा, काकोली, बीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि, ऋषभक और जीवक हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये आपके पास देखो, ये अभी तक तो करंट अफेयर के प्रश्न थे और इसके अलावा 24वां प्रश्न देख लेते हम। कूट द्वारा सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। पहला विकल्प है राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष, और डैश करके लिखा है संतोष चौहान। क्या ये बात सही है, क्या कह रहे हैं, 23वां, अच्छा 2 ही हुए, अच्छा एक छूट गया, एक प्रश्न, अच्छा 23 छूट गया है, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ 23 छूट गया भाई, है ना। चलो, हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन, या इसी को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखना, देहरादून में। जनरली ऐसे सम्मेलन जो है आपके ड्रोन है ना, इस तरीके से जो सम्मेलन होते हैं, और अंतरिक्ष से इसलिए भी क्योंकि भारतीय सुदूर संवेदन है ना, ये भी तो है देहरादून में, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे किया गया, तो ये आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, 23वां और 24वां प्रश्न है, कोर्ट द्वारा सही सुमेलित करना आपको। सबसे पहले, राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, संतोष चौहान, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला, और सामने लिखा है दुर्गा देवी, क्या ये बात सही है, ये बात सही है क्या, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दुर्गा देवी क्या थी, पहली थी, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। राज्य की पहली महिला राज्यपाल क्या बेबी रानी मौर्य थी, नहीं थी, या थी, नहीं थी, तो फिर कौन थी पहली, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज्य की पहली फीमेल जो राज्यपाल थी उनका नाम था मार्गरेट अल्वा जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मार्गरेट अल्वा हो जाएंगे। और वहीं राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो क्या शैला रानी रावत है, नहीं जी, शैला रानी रावत कहाँ होंगी, तो फिर यहाँ रितु खंडूड़ी क्या कर रही है फिर, है ना। तो रितु खंडूड़ी जो है हमारी क्या है, पहली विधानसभा अध्यक्ष है, रितु खंडूड़ी। तो इसका मतलब तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, ठीक। तो यानी कि हमें बताना था कि कौन से सही है, तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 केवल बी वाले में ही सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखो, बेबी रानी मौर्य जो थी ये भी उत्तराखंड की राज्यपाल रही है, लेकिन ये दूसरी महिला राज्यपाल हुई है। पहली कौन थी, मार्गरेट अल्वा, और दूसरी आपकी बेबी रानी मौर्य हो जाएगी, ठीक। शैला रानी की बात करें तो आपको पता ही होना चाहिए, 1-2 साल पहले ही इनकी डेथ हुई है। ये कौन थी, शैला रानी रावत है, कौन थी, शैला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा की विधायक थी। और पिछले साल, हाँ 1 या 2 साल पहले जब इनकी मृत्यु हुई तो तब चर्चाओं का विषय भी था, इसीलिए तो केदारनाथ में उपचुनाव भी हुए थे। बाद में कौन जीती, अभी कौन जीती वहां पे, कौन है केदारनाथ की, आशा नौटियाल, नहीं सुना है, त्रिभुवन चौहान का नाम नहीं सुना आप, त्रिभुवन चौहान भी नहीं सुना है, अरे बताओ, सुना है त्रिभुवन चौहान, अरे नहीं, युवा नेता नहीं सुने क्या आपने, ये देखो बेरोजगार आंदोलन के दौरान में है, वही लोग तो लीड कर रहे थे, भव्य पवार, त्रिभुवन चौहान है। हमें तो पढ़ने से मन है ना, हमें क्या बेरोजगार, हम थोड़े बेरोजगार है ना, हाँ।
बेरोजगार आंदोलन का जो लीड कर रहे थे अभी, जब पटवारी वाला पेपर लीक हुआ था, तो कौन कौन थे? त्रिभुवन चौहान थे मेन, और आपका कौन था? बॉबी पवार थे, और राम कांडवाल तो है ही ना, वो तो खैर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए जी। तो वो त्रिभुवन चौहान कहाँ, यही तो उस टाइम पे ये भी तो उठे हुए थे वहां से, केदारनाथ से। ठीक है, चलो जी, तो ध्यान रखना। तो राज्य की पहली पहली विधानसभा अध्यक्ष सैला रानी रावत नहीं, ऋतु खंडूड़ी। सैला रानी रावत क्या थी? केदारनाथ की क्या थी? विधायक थी। याद रखना, ये भी भूलना मत। ऐसा मत सोचो हम मर गए तो अब हमें क्या करना है ना भाई, पेपर में आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है, और ऊपर से केदारनाथ विधानसभा सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है ना। ठीक है, चलिए जी, ये ध्यान रखना। उपचुनाव भी हुआ था वहां पे। तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। पीवी नरसिम्हा राव के समय और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी? देखो, एक तो ये हुआ ही था, पंचायतों को लागू किया गया था, नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई होगी हमारे देश में? बताओ। है? हाँ, ठीक बोल रहे हो। क्या आया? कौन आया? बिताया? हाँ, आप कुछ बोल रहे, आया कुछ, आया क्या? आया? हाँ, क्या हुआ था बताओ, आप बताओ। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, बोलो। है? अच्छा, आपातकाल लगने वाला था, लगा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। हाँ, ध्यान रखना, इस टाइम पे 1991 में भारत में सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हुए ना, सबसे बड़े वित्तीय सुधार हुए। भारत ने पहली बार जो है अपनी मार्केट खोलनी शुरू कर दी, क्योंकि 1991 से पहले हर चीज पे गवर्नमेंट का क्या हुआ करता था? कंट्रोल हुआ करता था। तो सरकार ने अपनी इकोनॉमी खोलना खोलना स्टार्ट किया, तभी तो आर्थिक सुधार हुआ। और उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर थे, कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी को तो इसलिए याद किया जाता 1991 में, आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाता। और उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से उतारा था। हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी कंडीशन चल रही थी, ऐसा भी हो सकता था कि वित्तीय आपातकाल कभी भी लग सकता है ना। और ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो हमारे देश में आज तक नहीं लगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। खैर, अब तो क्या ही लगी, अब तो ऐसा कुछ है भी नहीं लगता, है ना। पर उस टाइम पे ये कंडीशन थी। तो पीवी नरसिम्हा राव सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये भारत के कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। वहीं देखो, इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कब रही है भारत की प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और कौन से नंबर की? गांधी गांधी नहीं, कौन से नंबर की प्रधानमंत्री थी? है? अरे, तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी। पहले कौन थी? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद कौन बनी? इंदिरा गांधी। तो 1966 में ये भारत की प्रधानमंत्री बनती है, और 77 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो फिर ये 80 में फिर से बनी, और 84 में, है ना, जब इनकी हत्या हुई थी, तो कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले इनकी हत्या की गई थी, है ना, 84 में। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी आपके 84 से 89 तक राजीव गांधी जी हो जाएंगे। और वहीं बीपी सिंह 1989 में क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। और पीवी नरसिम्हा राव कब हो जाएंगे? 1991 से 1996 तक ये भारत के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। राइट, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले हमारे पास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। ये कब शुरू हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये आपके 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2018 ही हो जाएगा। इसके अलावा महालक्ष्मी योजना की बात करें तो महालक्ष्मी कल्याणी योजना जो है 2021 में शुरू हुई। अगर आपको इतना भी पता है, देखो इतना भी पता है तो भी अभी नहीं हो सकता, है ना, एक और चेक करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है 2019 में ही होती है, और सबला योजना आपके 2010 में होती है।
तो एक का एक और दो का चार, एक का एक दो का चार, इसमें भी है इसमें भी है। फिर उसके बाद एक और चेक करना पड़ेगा, तीन का तीन, तीन का तीन केवल इसी में है, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2018, महालक्ष्मी योजना 2021, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2019 और सबला योजना 2010 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, और नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद केसरी चंद मेला किस जनपद में लगता है? कहां पे लगता है शहीद केसरी चंद मेला? ये कहां पे लगता है? तो देहरादून के चौलीथात। ठीक है, देहरादून के चौलीथात में, वहां पे एक गार्डन है, चक्राता में पड़ता है एरिया, जिसको बोलते हैं रामताल गार्डन। क्या बोलते हैं? रामताल गार्डन में रामताल गार्डन में यह मेला लगता है। ठीक है, तो देहरादून के चक्राता में हो जाएगा। यह मेला जो है ये आपका जो है 3 मई को लगता है। 3 मई को यह मेला लगता है, और इसलिए लगता है, क्यों लगता है? केसरी चंद के बलिदान दिवस की याद में लगता है, क्योंकि 3 मई 1945 को अंग्रेजों ने जो है केसरी चंद को क्या दी थी? फांसी की सजा दी थी, है ना। तो ये हमारे देश के लिए क्या हुए थे? बलिदान हुए थे, हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, इनके जन्म की बात करें तो केसरी चंद का जो जन्म हुआ ये 1 नवंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था, और जन्म कहां पे हुआ था? चक्राता वाले ही रीजन में पड़ता है, उसको बोला जाता है क्यावा गांव। क्या बोलते हैं? क्यावा गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यावा गांव कहा जाता है। 1 नवंबर 1920 में, ठीक है, जौनसार क्षेत्र के ही क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद 1941 के अराउंड ये रॉयल जो आपकी आर्मी है, रॉयल आर्मी जो सर्विस है उसमें ये इंक्लूड हो गए थे, यानी कि उसमें इसमें ज्वाइन कर दिया था। फिर 42 के आसपास इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर दिया था, है ना। तो फिर ये लगातार रहे, और बाद में जो है किसी केस में, कोई पुल था, पुल को उड़ाने की केस में अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया? पकड़ लिया, और फिर बाद में इनको दिल्ली में क्या दे दी? फांसी की सजा सुना ली, है ना। तो इन्हीं के बलिदान दिवस में 3 मई को क्या किया जाता है? चौलीथात में मेला लगता है। बाकी अगर मैं चंबा में पूछूं तो चंबा में कोई लगता है किसी की याद में? किसकी याद में लगता है चंबा में? है किसकी याद में लगता है? हाँ, वीर गब्बर सिंह। ठीक है, वीर गब्बर सिंह की याद में, देखो वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में यह मेला लगता है। कब लगता है? 21 अप्रैल को लगता है। ठीक है, कब लगता है? 21 अप्रैल को लगता है। वीर गब्बर सिंह मेला जो है ये 21 अप्रैल को चंबा में लगता है। बाकी बताओ, रुद्रपुर में कोई मेला किसी की याद में? किसकी याद में लगता है? शहीद उधम सिंह नगर, शहीद उधम सिंह की याद में, स्मृति में जो है यह मेला कहां पे लगता है? रुद्रपुर में लगता है। तो ये बातें भी आप याद रखोगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से रामायण के विषय में बताने हैं। ठीक है, विशेष नृत्य। रामायण में मैंने आपको बताया था कि रामायण से संबंधित प्रसंग तो होते ही होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे 4 प्रकार के नृत्य और भी किए जाते हैं, है ना। चलो, क्या इन 4 नृत्यों में बढ़िया बढ़िया नृत्य है? बिल्कुल है। बढ़िया बढ़िया जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? तिब्बती व्यापारी। हाँ ठीक है ना। हाँ, बढ़िया बढ़िया नृत्य जो है आपका तिब्बती व्यापारियों से संबंधित है। ठीक है, तिब्बती व्यापारियों से संबंधित जो है यह नृत्य है। वहीं मोर मुरयान या मोर मुरयान की बात करें तो देखो, जंगल में घास व लकड़ी के लिए, है ना, जो लोग हैं या महिलाएं हैं, ठीक है, जंगल में घास एवं लकड़ी लाते हुए महिला से संबंधित यह नृत्य होता है। मालमल नृत्य की बात करें तो यह नृत्य किससे संबंधित है ना। तो आपको पता है पहले के टाइम पे गोरखाओं ने कई समय तक हमारे उत्तराखंड में शासन किया, और क्योंकि इनका जो शासन था वो बहुत अत्याचारी था, इसीलिए स्थानीय जनता हमेशा क्या था? परेशान थी। तो इसलिए गोरखाओं और स्थानीय जनता के बीच हमेशा क्या रहता था? एक संघर्ष रहता था। इसी नृत्य के माध्यम से उस संघर्ष को दिखाया गया है। ठीक है, तो मालमल नृत्य जो है ये स्थानीय लोग एवं गोरखाओं के मध्य
क्या है, युद्ध, युद्ध से संबंधित हो जाएगा। और वहीं कुरुजोगी नृत्य की बात करें तो कुरुजोगी नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा, तो कुरुजोगी नृत्य जैसे बीच बीच में कुछ हंसी के पात्र आते ना, ताकि जो है बैलेंस रहे, सब लोग इंटरेस्ट ले, है ना, ठीक है। तो कुरुजोगी जो नृत्य होता है यह आपका हास्य से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, तो ये हास्य नृत्य हो जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, तो चारों सही है, तो 1 2 3 4 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं रामायण उत्सव के बारे में, तो रामायण उत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है, सलोड़ हो गया, सलोड़ है, डुंगरा है, बरोसी है, हाँ बरोसी है, और सेलंग गांव में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मुख्य जो है सलोड़ और डुंगरा का रामायण बड़ा फेमस है। यहाँ पे जो है भूमियाल देवता के मंदिर प्रांगण में, जो है भूमियाल देवता के मंदिर प्रांगण में इसका क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य में क्या होते हैं, मुखौटे होते हैं। और मुखौटे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं। एक हो गया आपका ध्योपत्तर, और दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, खलियारी होते हैं। ध्योपत्तर जो मुखौटे होते हैं किससे संबंधित होते हैं, ये देवताओं से संबंधित होते हैं। और खलियारी किस लिए होते हैं, मनोरंजन के लिए होते हैं, खलियारी होते हैं मनोरंजन के लिए होते हैं। इसके अलावा ढोल की 18 तालों पे क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। क्या इस नृत्य में संवाद होता है, हाँ कोई संवाद नहीं होता है ना, ठीक है, कोई संवाद नहीं, यानी संवाद का मतलब कोई बातचीत नहीं होती है, कोई मुंह से कुछ नहीं बोलता है, बस ढोल की तालों पे नृत्य होता है, विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, एक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी ये बात आपको ध्यान रखना है ना। और बाकी 2009 में 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। अगला प्रश्न, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, कालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपका लैंसडाउन में, ठीक है, कहां पर है, लैंसडाउन में स्थित है, ठीक है। चलो जी, और कालेश्वर मंदिर किससे संबंधित होगा, भगवान शिव को समर्पित होगा, है ना, स्वर्ग वाले जितने भी मंदिर होंगे वो भगवान शिव से संबंधित होंगे। अब कुछ हम यहाँ पे शिव मंदिर देख लेते हैं हमारे राज्य में, कुछ प्रमुख शिव मंदिर। शिव मंदिरों में बात करें तो जैसे एक शिव मंदिर है कपिलेश्वर महादेव, कहाँ है कपिलेश्वर महादेव, पिथौरागढ़ में हो जाएंगे, कपिलेश्वर महादेव पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा पाताल भुवनेश्वर कहाँ है? हाँ पाताल भुवनेश्वर भी आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं बालेश्वर मंदिर कहाँ है, चाहे बालेश्वर मंदिर हो, चाहे आपका क्रांतेश्वर मंदिर हो, हाँ चाहे आपको पंचेश्वर मंदिर हो, कहाँ है सब, ये हैं आपके चंपावत में हो जाएंगे, कहाँ पे हो जाएंगे, चंपावत में हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अगर मैं आपसे पूछूं कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अगर मैं आपसे पूछूं अगस्तेश्वर महादेव, अगस्त्य मुनि में हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा मंदिर, मकुमठ वाला मंदिर, ठीक है, मकुमठ शिव मंदिर। अगर आपसे मैं पूछूं हाँ कौन सा मंदिर है, मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय मंदिर। अगर मैं आपसे पूछूं विश्वनाथ मंदिर, गुप्त काशी का विश्वनाथ मंदिर, तो ये सब कहाँ पे है आपके, रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे, सब कहाँ पे हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो कमलेश्वर महादेव मंदिर एक तो आपको श्रीनगर में मिल जाएगा यानी पौड़ी गढ़वाल में, और एक कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरकाशी में। ऐसे विश्वनाथ एक तो गुप्त काशी में है यानी रुद्रप्रयाग में, और दूसरा कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा, विरणेश्वर महादेव, विरणेश्वर है, ठीक है। उसके अलावा आपका कौन सा है, विरणेश्वर के अलावा जागेश्वर, विरणेश्वर हो गया, जागेश्वर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर आपको याद आ रहा हो, विरणेश्वर है, जागेश्वर है, ये मंदिर आपकी कहां पर है, ये हो जाएंगे आपके अल्मोड़ा, द्वाराहाट, ये भी तो है द्वाराहाट, ये कहां पर है आपका, अल्मोड़ा में हो जाएगा,
ये भी क्या है आपके शिव मंदिर है, कोई आगे शिव मंदिर। चलिए ठीक है। हाँ तो कहाँ पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। पियोगे आप लोग ना, ऐसे बोले कि जैसे मैं दे ही रहा था आपको, है ना, है नहीं पीना है तो पी लो, कोई बात नहीं है। अरे पी लो पी लो चलो है, बोले पहले झूठा कर दिया फिर बोले पी लो, है ना, है। मेरे को पता था ना आपने ना ही बोलना है, तो है ना, पूछना एक बार। और अगर पीना ही है तो कोई नहीं, मंगा लेते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलो जी। तो वीरणेश्वर है, जागेश्वर है, द्वाराहाट है, ये सारे मंदिर आपके कहां पे हो जाएंगे, अल्मोड़ा में हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं क्यों कालेश्वर मंदिर कहाँ है, क्यों कालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये क्यों कालेश्वर मंदिर आपका कहां पे हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं टपकेश्वर महादेव मंदिर तो कहां हो जाएगा, देहरादून। अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाशेश्वर महादेव, प्रकाशेश्वर महादेव, हाँ मसूरी रोड ना, कुठाल गेट, कुठाल गेट ही बोलते ना, ठीक है। तो ये आपके देहरादून में, तो ये मंदिर आपके कहां पे है, देहरादून में होंगे, ठीक है। ये मंदिर भी आपके कहां पे हो जाएंगे, देहरादून में हो जाएंगे। तो देखो इतने आपको शिव मंदिर क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक। चलो जी, तो कोई ना कोई देखो मंदिर आता रहता है, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ, देखो अगला प्रश्न भी सेम ही है, वीरणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो अभी बताया मैंने आपको कहां पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। बाकी अगर नैनीताल में तो देखो मुक्तेश्वर, है ना। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। चलो जी, एक बार इस प्रश्न को पढ़ो और फिर इसका आंसर करो, तब तक मैं चाय की 2 सिप लेता हूं। चलो जी, तो बताया इसका आंसर, ऑनलाइन वालों ने कर दिया होगा। चलो सबसे पहले देखो, गढ़ नरेश पृथ्वी शाह के समय 1658 ईस्वी में सुलेमान सिको मुगल दरबार से निम्नलिखित में से किन चित्रकारों को अपने साथ लाया था, तो कौन कौन सा लाया था, एक तो आपके श्यामदास है और दूसरा आपका क्या है, हरदास है। तो सुलेमान सिको अपने साथ 2 श्यामदास और हरदास को लेके आया था, यानी कि 1 और 2 सही होने चाहिए, कि यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर हम 17वीं सदी की बात करें, और जो कि 17वीं सदी का जो 5वां डेकेड था, यानी 1750-60 के आसपास, जब शाहजहां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मुगलों में सत्ता को लेकर के क्या होता है, संघर्ष होता है ना। और जो औरंगजेब है, जो कि रियल उत्तराधिकारी नहीं था, उसका बड़ा भाई था कौन, दारा शिको। दारा शिको रियल उत्तराधिकारी था क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन औरंगजेब ने वहां पे क्या कर दिया, सत्ता हथियाना शुरू कर दिया, है ना। और औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों के साथ क्या कर दिया, संघर्ष स्टार्ट कर दिया। अब औरंगजेब तो सबके पीछे पड़ गया, ठीक। बाद में जब वो दारा शिको को मारने वाला था, उसके साथ जब युद्ध होने वाला था, तो दारा शिको ने अपने बेटे को वहां से बोला, भाई बेटा भाग जा, तो है ना। देखो अगर यही रहेगा तो औरंगजेब ने इतना क्रूर है कि भाई मेरे को तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूं और मैं रहूंगा तो मेरे होते हुए राजा कैसे बन जाएगा, तो मेरे को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे साथ साथ वो तुझे भी खत्म कर देगा, है ना। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, भविष्य में, भविष्य कभी तो बनेगा तू राजा, तू जिंदा तो रहना चाहिए, नहीं तो औरंगजेब ही बना रहेगा, तो तू अभी भाग जा, है ना। तो फिर इसको क्या करते हैं, दारा सिको इसको भगा देता कि जा तू अभी भाग, अपनी जान बचा, मैं अभी देख लूंगा औरंगजेब को। तब सुलेमान सिको वहां से भाग के आ जाता। अब देखो राजा का बेटा आ रहा है ना, राजा रियल राजा तो वैसे उसी ने होना था, जब उसका बेटा आ रहा है तो अकेला आ रहा है, वो ऐसे भागेगा हम लोगों की तरह, है ना, अकेले। भाई राजा के बेटा तो बहुत सारी टीम भी होगी उसके साथ, तो उसके साथ जो उनके फेवर वाले चित्रकार रहे होंगे, वो भी उनके साथ कहां गए, इधर गढ़वाल की तरफ। और गढ़वाल के राजा बड़े शानदार थे, है ना, वो क्या कर देते थे, किसी को भी शरण दे देते थे। तो जब सुलेमान सिको यहाँ आया तो उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था, पृथ्वीपति शाह था। तो पृथ्वीपति शाह ने उसको क्या दी, शरण दी, और शरण दी तो बाद में आपको पता है मेदिनी शाह
जो है, जो कि पृथ्वीपति शाह का क्या था, बेटा था, वह जो है औरंगजेब की सेना के साथ मिल गया और सुलेमान सिकोह को पकड़ करके वापस कहां भिजवा दिया, दिल्ली भिजवा दिया। लेकिन चित्रकार नहीं गए, चित्रकार यहीं रह गए और इनको जो है दरबार में तस्वीरदार का पद दिया गया। तो देखो चित्रकार में सबसे पहले बात करें तो एक था श्यामदास, और श्यामदास के साथ साथ ही कौन आया था, उसी का पुत्र कौन, हरदास। ठीक, चलो अब मुझे ये बताओ कि जब तक श्यामदास और हरदास हैं, ठीक है, जब तक श्यामदास और हरदास हैं, ये चित्र तो यहां भी बना रहे होंगे ना, क्योंकि तस्वीरदार का वो मिल चुका है इनको, चित्रकार का पद मिल चुका है। और जब तक ये चित्र बना रहे हैं, तो जब ये चित्र बना रहे होंगे तो इनके चित्रों में प्रभाव कौन सा दिखेगा, मुगलों का प्रभाव दिखेगा ना, क्योंकि भाई इन्होंने जीवन भर मुगलों के लिए चित्र बनाए हैं। अब ये गढ़वाल में आगे, हालांकि आगे तो एकदम से ऐसा थोड़ी बिल्कुल गढ़वाली शैली निखर जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। शुरू में जो है इनके चित्र लगभग लगभग मुगल शैली से ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। लेकिन बाद में जब हरदास का पुत्र आएगा, और हरदास का पुत्र कौन था, हीरालाल। अब क्योंकि देखो अब ये लोग यही के हो गए ना, तो बढ़िया से हरदास की भी शादी होगी। और शादी किससे होगी, ऐसे थोड़े वहां मुगल वाली थोड़ा ना ढूंढेंगे, वहां यही गढ़वाल में किसी लड़की के साथ शादी होगी। अब गढ़वाल में शादी होगी तो देखो अब ये बहुत साल से यही रह रहा, इनका जो पुत्र होगा, अब उसका पुत्र मुगलों से ज्यादा प्रभावित होगा या इधर गढ़वाल, गढ़वाल होगा ना, क्योंकि बचपन यही कटा है, सब कुछ यही है। तो इसके दिमाग में कभी मुगल वाली चीज आएगी भी नहीं, तो यानी कि ये लगभग प्योर गढ़वाली हो गया। ये नहीं थे प्योर, ये प्योर गढ़वाली हो गए। कौन, हीरालाल। अब हीरालाल प्योर गढ़वाली है, तो हालांकि क्योंकि इनका क्या था, खानदानी पेशा क्या था, चित्रकारी का था, तो इसलिए ये भी चित्रकार बनेगा। लेकिन अब जो गढ़वाली शैली होगी ना, वो बढ़िया तरीके से क्या होगी, निखरेगी आपकी। ठीक है, चित्र इन्होंने भी बनाया, इन्होंने भी बनाया, और चित्र इसने भी बनाया। लेकिन इसके चित्रों में है ना, क्या कहा जाता है हीरालाल को, कि गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला शैली का, चित्रकला शैली का सूत्रपात करता, का सूत्रपात करता। ठीक है, यानी कि स्पष्ट रूप से गढ़वाली जो चित्रकला शैली हमें देखने को मिलेगी, वो हीरालाल के चित्रों में मिलेगी। और इसका रीजन समझ गए होंगे ना, क्यों, क्योंकि भाई हीरालाल बचपन से जन्म सब कुछ यही है, तो इसलिए उसके आसपास का माहौल, एनवायरमेंट जो भी होगा वो क्या होगा, गढ़वाली परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, ज्योग्राफी सब यही की होगी, तो इसलिए उसके चित्र भी तो वही बनेंगे। और चित्रकार भी क्या चीज बनाता है भाई, जो इमेजिन करता है, जो सोचता है, जो उसको दिखता है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक, हीरालाल के बाद इसका बेटा हुआ है कौन, मंगतराम। और मंगतराम भी गढ़वाली चित्रकला शैली में लगा रहा। और मंगतराम के बाद कौन हुआ है, इसी का बेटा मोलाराम। और यही मोलाराम जो है गढ़वाली चित्रकला शैली का क्या बना है, महान चित्रकार बना है। क्या बना है, महान चित्रकार। तो ये गढ़वाली शैली का क्या था, महान चित्रकार था। ठीक है, तो गढ़वाली शैली का महान चित्रकार कौन था, मोलाराम। अब महान चित्रकार है तो इसलिए इसके चित्र भी क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र, तो प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा था इसका, मोर प्रिया। और अगर आपसे पूछे कि प्रौढ़ काल का चित्र, तो प्रौढ़ काल का चित्र कौन सा होगा, तो ये होगा आपका मयंक मुखी। वहीं अगर इसके रूप चित्र की बात करें, तो इसका रूप चित्र कौन सा था, दंपति। और दंपति का मतलब क्या होता है, हाँ पति पत्नी ना, दंपति का मतलब प्रद्युम्न सा, अच्छा हाँ पति पत्नी होता है ना, ठीक है, दंपति का मतलब, तो दंपति, तो ये दंपति कौन से थे, प्रद्युम्न शाह और उसकी रानी। ठीक है, इसके अलावा अगर श्रृंगार चित्रों में बात करें, यानी कि जिनको खूब सजाया गया था, तो श्रृंगार चित्रों में कौन कौन से हैं, एक है विप्रलंबा नायिका, विप्रलंबा नायिका हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, वाशक सटिया नायिका, वाशक सटिया नायिका। तीसरा हिंडोला, मस्तानी और सितार प्रिया, और सितार प्रिया। बाकी अन्य चित्रों में जैसे चंद्रमुखी, जयदेव, वजीर, राधा कृष्ण मिलन, है ना, ये कई सारे क्या थे, इनके चित्र थे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। रिंगाल का टोकरा जिसमें मिट्टी, गारा या गोबर उठाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिंगाल का टोकरा। कभी आपने देखा खेत में जनरली लोग क्या करते हैं, पत्थर हटाते हैं ना, वहां से छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर है उनको हटाते हैं, तो उसके लिए एक बर्तन, बर्तन मतलब जो रिंगाल का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, या
जो गौशाला होती है, गौशाला में जैसे आपने गोबर इकट्ठा करा ना, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए एक टोकरी होती है रिंगाल की, उसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, ये वडगु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वडगु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वडगु कहा जाता है, ध्यान रखना है। फावड़ो तो आपने सुना होगा, फावड़ा जिसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, खुदाई करने के लिए। अगर कनेसी की बात करें तो कनेसी क्या होता है? हैं? कनेसी है? हाँ, धार बनाने का जो वो होता है, धार बनाने का जो औजार होता है, धार बनाने का जो औजार होता है, ठीक है, हथियार की धार बनाने का जो औजार होता है उसको कनेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कनेसी कहा जाता है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ढिलारू, ढिलारू क्या होता है? ढिलारू, ढिलारू है? ढिलारू सुने? अच्छा, ढीला सुने? ढीला, ढीला, ढीला। हाँ, ठीक है। तो जब आप खेत में हल लगाते हैं ना, और ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के वो आते हैं ना, बड़े से, है ना, ऐसे ऐसे मिट्टी के गोले से आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ढेला कहते हैं। और क्या बोलते हैं? आप लोग कुछ बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? ढेला ही बोलते हैं ना। हाँ, तो उन ढेला को तब फोड़ा जाता है ना ऐसे, तो एक लकड़ी का बना होता है हथौड़ा की तरह, है ना, फिर ऐसे फोड़ेंगे उनको ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए ना, उसी को बोला जाता है ढीला। ठीक, तो ढेला क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी को वो करने के लिए, फोड़ने के लिए, है ना। चलो जी। इसके अलावा मिट्टी के ढेले फोड़ने के लिए जो है आपका ढिलारू प्रयोग होता है। बाकी दाथुड़ी तो आप जानते ही, द्रांति जिसे बोलते हैं। वहीं अगर आल, आल जाने? आल, आल क्या होता है? आल, आल सुना है आपने? नहीं सुना होगा, सुना है? हाँ, क्या होता है? कुछ तो याद आ रहा है। हाँ, आल होता है जैसे आप कभी जब बुआई करते हैं ना, बुआई खेत में, जैसे आपको धान बोना है, गेहूं बोना है, तो क्या लगाते हैं? हल लगाते हैं। हल लगाने के बाद क्या करते हैं? समतल करते हैं ना, प्लेन करते हैं, करते हैं प्लेन, जोल से प्लेन करते हैं। जोल सुना है? जैसे प्लेन करते हैं, प्लेन कर दिया, फिर उसके बाद तब होती बुआई, तब ऐसे, तब आप वो करते हैं, धान या जो भी आपको बोना है तब बोते हैं। फिर क्या किया जाता है कि देखो, अब मान लो खेत बहुत ज्यादा चौड़ा है, ठीक, और आप ऐसे फेंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कंफ्यूजन नहीं हो सकता यार, कहां तक गिरा कहां तक नहीं गिरा? कंफ्यूजन हो सकता है ना, होता है या नहीं होता है? हम क्या पता, हमने थोड़ा ना करी खेती, यही सोच रहे, खेती तो देखा तो होगा ना, है ना। तो कंफ्यूजन, अगर चौड़ा खेत है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ मैंने बीज डाला कहाँ नहीं डाला, तो इसलिए क्या करते हैं, खेत के बीच बीच में ना लकीर मारते रहते हैं, हल हल से एक लकीर मार दिया बीच में, और जैसे खेत को दो तीन भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये जो लकीर खींच करके जो खेत को डिवाइड किया ना, जो बीच का हिस्से होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आल कहा जाता है। ताकि आपको पता है अभी मुझे इस क्षेत्र में डालना है एक आल, फिर उसके बाद आप दूसरे वाले क्षेत्र में, तो उधर आपने फेंका, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, कहां तक डाला कहां तक नहीं डाला। ठीक है, चलो जी, तो ये आल हो गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाओ। वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्यावरण कला केंद्र की स्थापना किसने करी? तो ये मोहन उत्प्रेती जी के द्वारा की गई 1968 में, ये बात भी याद रखोगे। ठीक है, अगला प्रश्न, एबॉट पर्वत एवं रानी का चबूतरा कहां है? चंपावत में हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। गंगाचल नामक दर्रा किन दो घाटियों के मध्य स्थित है? गंगाचल नामक दर्रा जो है ये दारमा घाटी और लस्सर यांगती घाटी के बीच में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर दारमा और ब्यास घाटी के बीच की बात करें, तो दारमा और ब्यास के बीच में कौन सा दर्रा है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका सिनला दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिनला दर्रा जोड़ता है। इसके अलावा दारमा और कुठियांगटी की बात करें, या कुंती घाटी या कुटी घाटी की बात करें, तो यहां कौन जोड़ता है? बताओ, यहां पे कौन जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? नामा दर्रा। ठीक है, ये दर्रे याद रखना भाई, दारमा और कुटियांगटी, कुटियांगटी नहीं, कुटी घाटी को नामा, दारमा और ब्यास घाटी को सिनला, दारमा और लसर यांगटी घाटी को जोड़ता है कौन? गंगाचल दर्रा जोड़ता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में आपका लासपा है, किस किस को जोड़ता है? चंपावत व पिथौरागढ़ को जोड़ता है। वहीं अगर ट्रेल की बात करें, ट्रेल पास, तो ट्रेल पास आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। बाकी कई सारे दर्रे हैं आपके, लंपियाधुरा, मंचाधुरा, है ना। उसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? लिपुलेख हो जाएगा। कई सारे आपके क्या हैं, ये आपके दर्रे हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चोरों की गुफा किस जनपद में है?
चोरों की गुफा, रॉबर्ट्स केव, हाँ कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में। ए। राकस ताल एवं महेश्वर ताल कहाँ है, कहां पर है, राकस ताल एवं महेश्वर ताल दोनों कहां हो जाएंगे, आपके पिथौरागढ़ में हो जाएंगे। ठीक है। लाखों उडियार अल्मोड़ा के समीप कौन सी नदी के किनारे बहती है, लाखों उडियार कौन सी नदी के किनारे बहती है, नहीं लाखों उडियार नहीं बहती है। ठीक है। लाखों उडियार के समीप कौन सी नदी बहती है, तो कई बार बता चुका हूं मैं, सुयाल नदी बहती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, सुयाल नदी, कोसी की सहायक नदी। ठीक। लाखों उडियार के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लाखों उडियार की खोज 1968 में किसने करी है, एमपी जोशी के द्वारा की गई। सुयाल नदी के तट पर कौन सा स्थान है, अल्मोड़ा में बाड़ा छिने नामक स्थान पे इस उडियार की खोज की गई है, जहां पे पाषाण काल के चित्रों की क्या हुई है, खोज हुई है। बाकी इन चित्रों की बात करें तो इन चित्रों की क्या खास बात है, तो यहाँ पे पशु और मानवों को दिखाया गया है। ठीक है। पशु और मानव को क्या दिखाया गया, पशु व मानव की या इंसान के क्या है, रंगीन चित्र यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो रंग का प्रयोग किया गया कौन सा, सफेद, काला और लाल रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है। बाकी यहाँ पे मनुष्य को कैसा दिखाया गया है, सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया, सामूहिक नृत्य या नर्तक मंडली के रूप में दिखाया गया, किसको, लाखों उडियार को। ठीक है। सामूहिक नृत्य के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा देखो बाकी ये ध्यान रखना आपको। चलो जी अगले प्रश्न। बाकी ग्वारखिया गुफा, ग्वारखिया कहाँ है, चमोली, डुंगरी गांव, है ना, और इसकी खोज 1993 में राकेश भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, चमोली में स्थित मेल खेत व पाडोली डैम किस नदी पर है, किस नदी पर है, पिंडर नदी पर है। ठीक है। किस नदी पर है, पिंडर नदी में हो जाएगी। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंजड़ी वन आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 टेरी क्षेत्र में जो है अमर सिंह के द्वारा किया गया था। और वहीं टेरी रियासत में और आंदोलन की बात करें तो 1906-7 में भी एक आंदोलन हुआ है ना, और इस आंदोलन का नाम क्या था, इस आंदोलन का नाम क्या था, खास पट्टी वन आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन, जो कि 1906-7 में हुआ। उसके अलावा अगर 30 मई 1930 की बात करें तो 19 मई 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ, तिलाड़ी वन आंदोलन, तिलाड़ी वन आंदोलन या तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इसके अलावा टेरी क्षेत्र में बात करें 1994 में कौन सा, रक्षा सूत्र आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, कौन से भाई थे, सुरेश भाई थे। ठीक है। कौन से भाई थे, सुरेश भाई थे। अगला प्रश्न आ जाओ। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, और ये तो देखो नहीं भी पढ़ा अपने जीवन में कभी भी, एक सामान्य शिक्षित होने के नाते आप इस प्रश्न को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते हैं ना। साहसिक पर्यटन, तो सिंपल सी बात है में ट्रैकिंग, माउंटेन। ठीक। पारिस्थितिकी पर्यटन, तो भाई जैव विविधता से ही संबंधित होगा। स्वास्थ्य पर्यटन, तो भाई योग, स्वास्थ्य का लेना देना योग से है। और फिल्म पर्यटन, नैनीताल मसूरी सबसे बेस्ट जगह है फिल्म की शूटिंग के लिए, नैनीताल मसूरी। तो 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, देखो 1 में ही मिल रहा, बस मिल रहा है ना। चलो इसके बाद अगला प्रश्न, मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं, तो ये कई बार बता चुका हूं, झिरौली और चंडाक दोनों स्थान है। तो सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके, है ना। चलो जी अब अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड में वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, कितनी अनुमानित है कितनी अनुमानित, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,74,064। ठीक है। 2024-25 के दौरान उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय इतनी जो है नापी गई है। और अगर पिछली बार की तुलना में देखें, है ना, जो पिछला क्या हुआ होगा,
सर्वे सर्वे हुई होगी, उस सर्वे की तुलना में या पिछली बार की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में इस बार प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो कितनी प्रतिशत हुई है? कितनी प्रतिशत हुई है? वो हुई है 11.33%। तो अगर वृद्धि की बात करूं मैं तो पिछली बार की तुलना में ये 11.33% हुई है, यानी 2023-24 के मुकाबले 11.33% क्या हुई है? वृद्धि हुई। इससे पहले 2023-24 में ये लगभग कितना था? 2,44,000 के आसपास था, जो कि अब 2,74 के आसपास हो चुका है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में बात करें तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहां पर है? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहां की है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय उसी जिले की होगी जहां पे उद्योग धंधे सबसे ज्यादा होंगे, है ना, जिन क्षेत्रों में। और सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हमारे राज्य में आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, तो देखो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है हरिद्वार की, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर की है, और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? देहरादून, यानी कि सिंपल सी बात है, मैदानी इलाके हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सबसे कम की बात करें प्रति व्यक्ति आय में, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है आपकी किसकी? एक तो हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है, चलो जी। उसके अलावा रुद्रप्रयाग के बाद आपका कौन सा? हाँ, रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा? बागेश्वर, और फिर आपका अल्मोड़ा। इनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। ठीक, हाँ। चलो, खुश हो रहे हैं ना रुद्रप्रयाग वालों की सबसे कम है है ना? हाँ चलो ठीक है, तो रुद्रप्रयाग और आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा। अच्छा, क्यों है रुद्रप्रयाग की कम? क्यों है कम? क्या कारण है? कारण क्या है? कारण क्या है? उद्योग धंधे नहीं है ना, है ही नहीं, ना के बराबर उद्योग धंधे हैं। डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा है ना, और कोई बड़ा उद्योग है नहीं, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि उद्योग से ही असली मैन्युफैक्चरिंग हो, और जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट, जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा पैसा, सिंपल सी बात है ना। चलो अगला प्रश्न, महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? सबसे पहले अगर बात करूं तो हमारे उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है, कितनी है साक्षरता दर? तो उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? अच्छा, ये आंकड़ा भी भूल गया है, कितनी है? 78, आगे भी बोल रहे हैं 78.82%, ये उत्तराखंड की क्या है? साक्षरता है। और अगर साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तराखंड का नंबर कौन सा है? 17वां स्थान है। अब इसमें से भी अगर मेल फीमेल पे आए तो मेल जो लिटरेसी है उत्तराखंड की, ये कितनी है? लगभग 87% है। मेल की कितनी है? 87% है मेल की। और अगर आपको पॉइंट में भी लिखना है तो 87.4% है। ठीक है, और अगर मेल की बात करें तो देखो मेल का पूरे भारत में जो स्थान है वो कौन सा है? 13वां, केवल अगर पुरुष साक्षरता की बात करें। वहीं फीमेल में देखते हैं तो फीमेल साक्षरता हमारे उत्तराखंड की कितनी है? 70% है। और अगर पूरे देश में अगर साक्षरता के मामले में देखें फीमेल का नंबर में, तो कौन सा स्थान आता है? 20वां स्थान आता है। ठीक है, और 20 और 13 के बिल्कुल बीच में आएंगे तो तब 17वां स्थान आ रहा है ना। ठीक है, चलो जी, तो ध्यान रखना ये, तो ये ध्यान रखना, साक्षरता दर 78.82, पूरे भारत में 17वां स्थान, मेल में 87.4%, 13वां स्थान, और फीमेल में 70% और 20वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो ये ध्यान रखना 1967 में। और 5 अनुसूचित जातियां आपको पता ही है, अनुसूचित जनजातियां आपको पता ही है कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? जौनसारी, थारू, बोक्सा, भूटिया, और आपका कौन सा हो जाएगा? राजी हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या थारुओं की और सबसे कम जनसंख्या हाँ राजियों की हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से देसठ देव, पदम देव, इच्छर देव किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? अच्छा, किस वंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा आपका सोलोनादित्य वंश हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, देखो प्राचीन काल में और मध्यकाल से थोड़ा कुछ टाइम पहले 700 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में उत्तराखंड में एक शक्तिशाली वंश ने क्या किया? शासन किया है। और उसी
शक्तिशाली वंश का नाम था कार्तिकेयपुर वंश, जो कि जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र था, वहां राजधानी हुआ करती थी, और उसी क्षेत्र का नाम क्या हुआ करता था, कार्तिकेयपुर हुआ करता था। यही कार्तिकेयपुर बाद में क्या बनता है, कत्यूरी भी बनता है ना। इसकी एक शाखा टूट करके कुमाऊं की तरफ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कत्यूरी वंश कहा जाता है। अगर कार्तिकेयपुर वंश की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे, कार्तिकेयपुर वंश में तीन, ठीक है, तीन वंशों ने क्या किया है, शासन किया है। पहला जो वंश था, इस वंश का नाम था क्या, पहला वंश हो जाएगा, दूसरा सेकंड, और तीन वंशों ने शासन किया ना। पहले वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, बसंत देव, तो इसलिए इसको बसंत देव वंश भी कहा जाता है। इसी वंश में जो है दूसरे राजा का नाम नहीं मिलता हमें, नाम तो था लेकिन वो नाम मिट गया है, पता नहीं चल रहा है लिखा क्या हुआ है, ठीक है। बसंत देव, उसके बाद का राजा का नाम मिट गया। तीसरे नंबर का जो राजा था उसका नाम क्या था, खरपर देव, उसका नाम क्या था, खरपर देव, पहले परिवार का है, तीसरा हो जाएगा खरपर देव। चौथा है आपका कौन सा, कल्याण देव, चौथा है आपका कल्याण देव, और पांचवा है आपका कौन सा, त्रिभुवन देव। तो कार्तिकेयपुर के पहले वंश के 5 राजाओं ने क्या किया, शासन किया है, ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था, बसंत देव था। वहीं दूसरे परिवार की बात करें तो दूसरे वंश का संस्थापक कौन था, निम्बर देव, उसका नाम क्या था, निम्बर देव हो जाएगा, ठीक है, निम्बर देव, इसीलिए इसको निम्बर वंश भी कहा जाता है। उसके बाद अगला राजा हुआ है कौन, इष्टगण देव, कौन हुआ है, दूसरा हुआ है इष्टगण देव। तीसरा कौन सा हुआ है, ललित सूरदेव, ललित सूरदेव हो जाएगा, और चौथा कौन सा हो जाएगा, भूदेव हो जाएगा। तो कार्तिकेयपुर वंश के सेकंड वंश में कुल 4 राजाओं ने क्या किया, शासन किया। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट तीसरे परिवार पे। और तीसरे परिवार की बात करें तो तीसरे परिवार का जो पहला राजा था उसका नाम क्या था, सलोणादित्य, सलोणादित्य, इसीलिए इसको सलोणादित्य वंश भी कहा जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि इस वंश की स्थापना किसने करी, इच्छरदेव ने करी, ठीक है। तो अगला है आपका कौन सा, इच्छरदेव, ठीक है। इच्छरदेव के बाद कौन सा है, देसट देव, ठीक है। उसके बाद पदम देव, और उसके बाद कौन है, सुभिक्ष राजदेव हो जाएगा, सुभिक्ष राजदेव हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने राजा, 5। तो 5 पहले परिवार में, 4 दूसरे परिवार में, फिर 5 तीसरे परिवार में, तो टोटल कितने राजा हुए कार्तिकेयपुर वंश के, 14 राजा हुए। कितने राजा हुए हैं, 14 राजा हुए हैं, ठीक है। चलो ये भी ध्यान रखना आपको, तो इन राजाओं के नाम याद रखने, पेपर में कोई भी पूछ सकता है आपसे। अगले प्रश्न आ जाते हैं, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया, जागेश्वर में, जागेश्वर मंदिरों में विमान का जो निर्माण है वो किसने करवाया बताओ किसने करवाया, अरे किसने करवाया, पिछली बार भी तो कराया था, निम्बर देव ने। किसने करवाया, निम्बर देव ने करवाया। बाकी देखो अगर बात करें कुछ और मंदिरों की, तो जैसे भूदेव है, तो भूदेव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन सा मंदिर, बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, भूदेव ने करवाया था। इसके अलावा बाकी जैसे एक मंदिर था आपका कौन सा, लकुलीस मंदिर, नटराज मंदिर, जागेश्वर का जो लकुलीस है, ठीक है, नटराज है, और कौन से, महिषमर्दिनी, ठीक है, महिषमर्दिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इष्टगण देव ने, ठीक है, भूल गए ना कौन सा देव, इष्टगण देव ने इन मंदिरों का क्या कराया था, निर्माण करवाया था। और त्रिभुवन देव ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, व्याघ्रेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है, व्याघ्रेश्वर मंदिर त्रिभुवन ने, व्याघ्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, त्रिभुवन ने करवाया था। चलो अगला प्रश्न, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था, तो ये रजवार कहा जाता था। किस शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, तो ये आपका कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है बताओ, कैसे भूल सकते हैं, कालसी अभिलेख, डी इज द राइट आंसर। कालसी अभिलेख की खोज 1860 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो फॉरेस्ट के द्वारा 1860 ईस्वी में कालसी अभिलेख की खोज की गई,
और कालसी अभिलेख में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा। और अगर लिपि पूछा जाए तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और इसी अभिलेख से अशोक ये जानकारी दे रहा है कि मैंने इस क्षेत्र में चिकित्सालय की व्यवस्था कर दी है, तो लोग चाहे पशु बीमार है चाहे इंसान बीमार है तो आप चिकित्सालय का क्या कर सकते हैं? अपना इलाज करवा सकते हैं ना, इसकी जानकारी दे रहे। इसके अलावा देखो कालसी अभिलेख में और बात करें तो कालसी अभिलेख की और क्या बात थी, है ना? कालसी अभिलेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चित्रशिला भी कहा जाता है। चित्रशिला भी कहा जाता है। इसके अलावा कालसी में टोन्स और यमुना का संगम, एक और नदी आती है वहां पे, कौन सी? अमलाव नदी, ये भी आती है। बाकी कालसी के बारे में याद रखना कि कालसी को पहले क्या कहते थे? सुधनगर, और दूसरा कलकूट। ठीक है, ये इसके प्राचीन नाम हुआ करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केदारनाथ को प्राचीन में कहते थे भृगुतुंग कहा जाता था, क्या बात सही है? सही बात है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, बिल्कुल ठीक है। सम्राट भरत का जन्म बद्रिकाश्रम, अच्छा जी, तो कण्वाश्रम में क्या हुआ फिर? है ना, कण्वाश्रम होगा ना इसका आंसर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। धनपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी, ये सही है। तो हमें क्योंकि सुमेलित नहीं बताना था तो इसके हिसाब से सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था आपका कौन सा? कोटा खर्रा आंदोलन, जो कि आपका तराई क्षेत्र में जो भूमिहीन है उनको भूमि दिलाने के लिए था। बाकी शराब विरोधी आंदोलन 1984 में, है ना, महिला संयुक्त संघर्ष वाहिनी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। कनकट्टा जो बैल था, कनकट्टा बैल जो आंदोलन था, यह किसके विरोध में था? भ्रष्टाचार के विरोध में था। और कुली बेगार आंदोलन तो आप जानते ही है ना, कुली बेगार जो प्रथा थी, ठीक है, उसके विरुद्ध था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस ज्योतिराव पांडे, डी इज द राइट आंसर। नीलगिरी किस जनपद का प्राचीन नाम है? किसका प्राचीन नाम? नीलगिरी, अरे बागेश्वर का प्राचीन नाम है ना, बागेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? नीलगिरी है। चलो जी, अगला प्रश्न, राज्य जल दिवस, देखो आज ही सुबह ये टॉपिक करवाया है हमने, है ना। चलो जी, तो सबसे पहले जल दिवस, पहला दिवस यही कराया था 25 मई। उसके बाद हरियाली दिवस कब है? 5 जुलाई को हरियाली दिवस हो जाएगा। प्रेरणा दिवस 12 अगस्त, नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म पर। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर, है ना, कौन सा? खटीमा कांड हो जाएगा। 1 का 4, देखो 1 का 4 केवल एक में ही मिल रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी देखो दिवसों की बात करें तो ध्यान रखना, 1 सितंबर को तो कुमाऊनी बोली हो जाएगा, और 2 सितंबर को क्या हो जाएगा? गढ़वाली बोली दिवस हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर 9 सितंबर की बात देखो, 2 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, क्या? बुग्याल संरक्षण दिवस, बुग्याल संरक्षण दिवस। 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर को, हाँ 9 सितंबर को है, अब बताओ भूल गए, हिमालय दिवस। ठीक है, 10 सितंबर को है उत्तराखंड गौरव दिवस। 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस। ठीक है, उसके बाद और कोई दिन याद आ रहा हो आपको? और कोई दिन याद आ रहा है? 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहाड़ दिवस। ठीक है, उसके बाद 17 दिसंबर भी था एक, हाँ, गंगा स्वच्छता दिवस, गंगा स्वच्छता दिवस। फिर उसके बाद 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? हाँ, लोक संस्कृति दिवस, लोक संस्कृति दिवस। ठीक है, इंद्रमणि बडौनी। बाकी 17 सितंबर को जागर दिवस, 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट नहीं, उत्तराखंड साहित्य दिवस, हरिदत्त भट्ट के किसमें? सम्मान में। अगला प्रश्न, हम राई भैया जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की है। वही प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के काम आता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं खाल। क्या कहा जाता है? खाल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है खाल कहा जाता है। इसके अलावा डबोटू, डबोटू क्या होता है? डबोटू, डबोटू, डबोटू कहा जाता है तालाब को, तालाब को डबोटू कहा जाता है, या जिसको हम तलो भी बोलते हैं, तलो, तलो भी बोला जाता है, तलो है, कहे बोले यहाँ पे तलो बन रखा है, तलो मतलब तालाब, ठीक है। चलो तो डबोटू बोलो या तलो बोलो, ये तालाब को कहा जाता है। इसके अलावा शमार क्या होता है? शमार, शमार क्या होता है? दलदली वाली जो जगह होती है, पानी वाली जो जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? शमार कहा जाता है। इसके अलावा हाँ, और अगर बात करें तो एक यहाँ पे लिखा है चोपडला, क्या लिखा है? चोपडला लिखा है। चोपडला क्या होता है? पिछली बार भी कराया था मैंने चोपडला। तो देखो, जब पानी कहीं पे रिसता है ना, रिश्ते पानी से जमीन पे बने, जमीन पर बने जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जो छोटे छोटे क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, उनको चोपडला कहा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं डुबडला क्या होता है? डुबडला, डुबडला है, डुबडला क्या होता है? तो डुबडला होता है क्या? क्या होता है डुबडला? डुबडला होता है कि जैसे जमीन में कोई गड्ढा बना है, ठीक है, छोटा गड्ढा है, उसमें क्या है? पानी एकत्रित हो रखा है ना, छोटा गड्ढा, छोटा गड्ढा जिसमें क्या हो रखा है? जिसमें पानी क्या हो रखा है? एकत्रित हो रखा है, उसको बोलते हैं डुबडला, बोलता डुबडला बोला जाता है। बाकी गंगाल क्या होता है? गंगाल, गंगाल क्या ही हो ना, गंगा नदी और उसकी सहायक जो नदियां होती है उनको गंगाल कहा जाता है, सिंपल सी बात है। बाकी कूल तो आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी नहर होती है उनको गूल या कूल कहा जाता है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से बिल्कुल ठीक है, परमजीत सिंह बिस्ट एथलीट बिल्कुल ठीक है, सूरज पवार मैराथन रेसर बिल्कुल ठीक है, अंकिता ध्यानी 5000 मीटर, सही है सब, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 7 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले लवराज सिंह धर्मशक्तु को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? तो दिया गया 2014 में, ठीक है। कब दिया गया? 2014 में। और एक और कौन है आपकी पर्वतारोही है जिनका नाम क्या है? हाँ, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को कब मिला था? है पद्मश्री, हाँ भूल गए ना, पिछली क्लास में कराया। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे बछेंद्री पाल को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, ठीक है। अगला है भुआली टीवी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो ये 1912 में हुई, ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान किस जनपद में है? तो ये आपके देहरादून में है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आपका कहां पर है? देहरादून में, ठीक। तो इसी के साथ ये आपका सेट नंबर 79 उत्तराखंड का क्या था? सॉल्यूशन था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफी सारे प्रश्न क्या हुए होंगे? सही हुए होंगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।